नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ, जो इंटरफेरेंस का हमारा 8वां लेक्चर है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टेट कर सकते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ लाइट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम देन इट्स फेज चेंजेस बाई 180 डिग्री और बाई। देखिए, जनरली एक डेंसर मीडियम है, अगर कोई लाइट रे उस डेंसर मीडियम पर फॉल करे तो जब वो लाइट रे उस डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज में कुछ चेंजेस आ जाता है। जो चेंजेस कितना होता है 180 डिग्री और पाई का। देखिए, ये जो स्टोक्स लॉ है इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जीजी स्टोक्स ने। ठीक है, जीजी स्टोक्स उनका नाम था, यहाँ पे कैपिटल एस होगा। जीजी स्टोक्स ने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने ये जो स्टोक्स लॉ को ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था किस फिनोमिनन के हेल्प से या फिर किस लॉ के हेल्प से? वो था ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के हेल्प से जो स्टोक थे, जीजी स्टोक थे, उन्होंने इस लॉ को ऑब्जर्व किया और इस लॉ को प्रूव भी किया था ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के हेल्प से। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ एक एक्सिस, मान लीजिए कि ये एक्स वाई एक एक्सिस है। ठीक है, जिसके नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है। मान लीजिए जिसके नीचे एक डेंसर मीडियम है और ऊपर क्या है, एक रेयरर मीडियम है। ठीक है, और यहाँ से एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लीजिए। अब अगर यहाँ पर कोई लाइट रे है और ये लाइट रे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर कुछ ऐसे फॉल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये लाइट रे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट कुछ ऐसे चला जाएगा और एक पार्ट कुछ ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। अब अगर यहाँ पर हम लोग एक मिरर लगा दें और यहाँ पर एक मिरर लगा दें तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, जो लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा था, वो लाइट रे क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करके बिल्कुल सेम पाथ पर फॉलो करते हुए फिर से इस पॉइंट ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से कुछ ऐसे वापस आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। और इसी के हेल्प से हम लोग आगे स्टोक्स लॉ का, है ना, प्रूफ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोक्स लॉ के प्रूफ को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टोक्स लॉ को दिखते रहना चाहिए। इसका प्रूफ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग और बहुत आसान प्रूफ है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने कहा कि आप क्या कीजिए, एक सिंपल सा एक एक्सेस ले लीजिए कि भैया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और मान लीजिए कि ये जो है ऊपर वाला ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, रेयरर मीडियम कहिए, एक ऐसा रेयरर मीडियम है सच लाइक कि ये एयर है ना, और नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम है। एक्सिस के नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, डेंसर मीडियम है सच लाइक ये मीडियम क्या है, ये मीडियम है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ अज्यूम कर लीजिए कि रेयरर मीडियम में जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है वो है R1 और रेयरर मीडियम में ही जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है वो है T1। उसी तरीके से डेंसर मीडियम में जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है वो है R2 और जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है वो क्या है, T2। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो, यहाँ पर कोई एक लाइट रे है और ये लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ से निकलते हुए इस पॉइंट पर आ रही है। यहाँ पर इस पॉइंट को O नाम दे देते हैं। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट रे जैसे ही इस सरफेस पर आएगी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ ऐसे, और एक पार्ट यहाँ से यहीं से कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, है ना। पता है हमें एम्पलीट्यूड इसका डिवाइड हो जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए, इसे नेम A दे दीजिए। ठीक है, AO। क्लियरली समझ में आ रहा है, ये क्या है, ट्रांसमिटेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, इनिशियल रे, और इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए कि इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट पॉइंट O पर आने के बाद एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका, तो ये जो पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट R1 इंटू A, है ना। क्योंकि लाइट क्या है, रेयरर से रेयरर में जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट लिया है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर इसका एक पार्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, तो इनिशियली तो इसका एम्पलीट्यूड A था,
लेकिन जैसे ही ये ट्रांसमिट होगा इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना, जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट इन रेयर मीडियम T1 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल या फिर इंसिडेंट लाइट वेव T1A। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी हमने क्या कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर मिरर्स को लगा दें, तो चलिए मिरर्स को अटैच करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मिरर को लगा दिया, ठीक है, मिरर हो गया। अब इस मिरर को आप M1 नेम दे दीजिए और यहाँ पर भी एक मिरर लगा दीजिए, इस मिरर का नेम आप क्या दे दीजिए, M2, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जैसे ही लाइट जो है नॉर्मली फॉल करेगी मिरर पर, वो क्या होगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बिल्कुल सेम पाथ पर। तो यहाँ पर आने के बाद ये लाइट क्या होगा, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो पहले क्या करते हैं, एक एक करके दोनों रेस को समझते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए ये जो लाइट रे है जो ये मिरर पर चला गया, ये मिरर से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, और इस समय इसका एम्पलीट्यूड कितना है, R1A। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट O पर पहुंचेगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहले हमारा इनिशियल रे क्या था, AO, लेकिन अब इस केस में हमारा इनिशियल रे कौन सा हो गया, जो इधर से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है। इस केस के लिए फिलहाल के लिए वो मिरर फिलहाल के लिए वो रे हमारे लिए इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये मिरर, ये रे जैसे ही लाइट से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है पॉइंट O पर, एक पार्ट तो इसका क्या होगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ऐसा कहें ट्रांसमिट हो जाएगा, और एक पार्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन OA की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्लियरली समझ में आ रहा, एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया और एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ तक तो इसका एम्पलीट्यूड R1A था, लेकिन जैसे ही इसका एक पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बदल गया। उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड कितना था, R1A, और यहाँ पर एक और R1 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रेयरर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, R1। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है। इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड कितना था, R1A, और क्योंकि रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है तो उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, T1। तो T1 ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं इस रे की। ये जो ट्रांसमिटेड रे है, जब ये मिरर M2 पर आकर के फॉल करता है तो ये भी क्या करता है, बिल्कुल सेम पाथ ट्रेस करके पॉइंट O पर पहुंचता है। पॉइंट O पर आने के बाद एक पार्ट इसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, किधर, डेंसर मीडियम में ही, डेंसर से डेंसर मीडियम में ही एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट होकर के OA की तरफ चला जाता है, OA की तरफ चला जाता है। चलिए इस पॉइंट को आप D नेम दे दीजिए, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर मिरर M2 पर ये लाइट स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट क्या हुआ, वापस चला गया पॉइंट O पर। पॉइंट O पर आने के बाद ये लाइट क्या कर रहा है, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है OD की तरफ और एक पार्ट ट्रांसमिट हो जा रहा है OA की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, देखिए इनिशियली इसका एम्पलीट्यूड T1A था, T1A, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, T2, क्योंकि नहीं R2 होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, R2, और T2 क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। अब यहाँ से एक लाइट ट्रांसमिट भी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली इसका एम्पलीट्यूड कितना था, T1A, और ट्रांसमिट हो रहा है ये कहाँ पर, डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, तो डेंसर मीडियम का ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, T2। अब ये तो हो गया कि डिफरेंट रेज जो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, अपना पाथ रिट्रेस किया, उस सब का एम्पलीट्यूड। अब स्टोक्स लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप जनरली क्या कीजिए, ये जो रे OA है इसे आप कंसिडर करके देखिए, रे OA। अब ये जो रे OA है, हम एक पॉइंट जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये जो रे AO है, ठीक है, इसका जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है A, है ना, इंसिडेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड है A, ये इक्वल होगा किससे, जितना लाइट वापस आ रहा है, जो लाइट वापस आ रहा है उसके एम्पलीट्यूड के सम से इक्वल होगा इनिशियल इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, T1A ब्रैकेट T2 प्लस यहाँ पर क्या है, R1 दो बार है तो R1 स्क्वायर से डायरेक्ट लिख लीजिए, R1 स्क्वायर इंटू A। अब A और A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू T1 T2 प्लस R1 स्क्वायर। हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 T2 इज इक्वल टू 1 माइनस
R1²। ठीक है, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो रे ओडी है, ठीक है, इस रे ओडी को थोड़ा सा कंसिडर करके देखिए। रे ओडी, ये जो रे ओडी है, इस रे ओडी में क्या हो रहा है कि जो भी लाइट है वो सिर्फ आ रहा है, यहाँ से किसी भी तरह का कोई लाइट गया नहीं है। मतलब इनिशियली यहाँ पर कोई एम्पलीट्यूड था नहीं लाइट का, लेकिन फिर बाद में कुछ एम्पलीट्यूड बना। तो इनिशियली इसका एम्पलीट्यूड 0 था और एम्पलीट्यूड बाद में जो बना वो कितना है, R1A और T1 प्लस T1A इंटू R2। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, T1A कॉमन है, तो आप T1A को बाहर निकाल दीजिए और आप कुछ ऐसे लिख दीजिए R1 प्लस R2। और अगर हम T1A को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू माइनस R2। अब ये जो आपको मिल रहा है इक्वेशन R1 इज इक्वल माइनस R2, ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन से स्टोक्स लॉ बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। मतलब जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है रेयरर मीडियम का, वो इक्वल है किससे, माइनस रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ डेंसर मीडियम। देखिए R2 का जो अमाउंट है, रिफ्लेक्शन अमाउंट सेम है, दोनों का रिफ्लेक्शन अमाउंट सेम है, लेकिन नेगेटिव है। मतलब यहाँ पर फेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और नेगेटिव का जो सिंबल है वो हमें ये बता रहा है कि फेज कितने से चेंज हो रहा है, 180 डिग्री से। ठीक है, मतलब पाई से। तो इसके हेल्प से तो स्टोक्स लॉ प्रूफ हो गया। स्टोक्स लॉ क्या कहता है हमें कि जितना जो भी लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है उसका फेज 180 डिग्री और पाई से चेंज हो जाता है। अब देखिए ये तो स्टोक्स लॉ प्रूफ कर लिया हमने कि भाई रिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे उसका फेज चेंज हो जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रांसमिटेड रे की। क्या ट्रांसमिटेड रे का भी फेज बदलता है? तो इसका आंसर है नहीं, ट्रांसमिटेड रे का फेज नहीं बदलता। ये चीज़ हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये हम लोग इसके हेल्प से प्रूफ करेंगे। अब आप जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, T1 T2 इज इक्वल टू 1 माइनस R1²। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिया था। हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कि जितना भी रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम का बात करते हैं कि जितना भी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है रेयरर मीडियम में R1 और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है, ये इन दोनों का सम 1 से इक्वल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो डेंसर मीडियम है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो ग्लास हो, किसी भी तरह का लाइट का कोई ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसलिए जितना लाइट रिफ्लेक्ट होगा उतना ही लाइट ट्रांसमिट भी होगा। दोनों का सम क्या होगा, 1 से इक्वल होगा। सो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि R1² प्लस T1² इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस R1² इज इक्वल टू T1²। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए R1², इसका वैल्यू क्या है, T1 T2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, R1² का वैल्यू T1²। ठीक है, देखिए T1 इज इक्वल टू T1²। तो T1 और T1 कैंसिल कर दे तो हम पे हमारे पास क्या बच रहा है, T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, ये इक्वेशन आ रहा है T2 इज इक्वल टू T1। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है, कहीं पर भी सिंबल में कोई चेंज नहीं, दोनों पॉजिटिव है, T2 भी T1 भी। मतलब जितना अमाउंट डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में भी ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वही अमाउंट सेम था, लेकिन सिंबल नेगेटिव था, बस उसका फेज बदल जा रहा था। तो ये बात हो गया आपका स्टोक्स लॉ का। ठीक है, ये था हमारा जो वीडियो था, ये स्टोक्स लॉ पर बेस्ड था। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इंटरफेरेंस का लेक्चर नंबर 8 था। और पिछला लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, PDF नोट्स चाहिए स्टोक्स लॉ पर बेस्ड, तो नीचे टेलीग्राम का मेरा चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के PDF नोट्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग, और जैसा हम लोगों ने कहा कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स को डिस्कस करेंगे।